आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। स्वस्थ रहना हम सबकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। आखिरकार अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कैसे हो सकता है, स्वस्थ दिमाग कैसे होगा। लिहाजा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने अपनी एक वीडियो को जारी किया। अचानक दफ्तर में बैठे अपनी कुर्सी से वो उठते हैं। उठने के बाद वो जमीन पर हाथ लगाते हैं और पुशअप्स करने लगते हैं, दंड बैठक। जी हाँ, और इस वीडियो को उन्होंने शेयर करके कहा कि दफ्तर में बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या आप मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? जैसे ही राठौर ने ये बात कही, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज की ये तमाम तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। और इसके साथ ही क्रिकेटर विराट कोहली ने भी अपने एक्सरसाइज के रिजीम को शेयर किया ट्विटर के जरिए। लेकिन एक साथ ही साथ चैलेंज भी सामने रखा। चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। Hello sir, I accept your challenge. So here's my favorite core workout. 1, 2, 3, 4. कोहली का पीएम मोदी को फिटनेस चैलेंज। पीएम ने कबूल किया विराट चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और युवाओं के रोल मॉडल विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को एक्सरसाइज करने का चैलेंज दिया। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने विराट के इस चैलेंज को कबूल भी कर लिया। हेलो सर, I accept your challenge. So here's my favorite core workout. सबसे पहले आपको दिखाते हैं विराट कोहली का वो वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में विराट अपना फेवरेट एक्सरसाइज स्पाइडर बैंक करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद विराट ने इस वीडियो को अपने सोशल साइट पर शेयर किया और 3 लोगों को फिटनेस चैलेंज दे दिया, जिनमें उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ पीएम मोदी भी शामिल हैं। विराट ने जैसे ही पीएम को यह फिटनेस चैलेंज दिया, उन्होंने थोड़ी देर बाद ही इसे स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आपका चैलेंज स्वीकार है विराट, मैं जल्द ही अपने फिटनेस मंत्र का वीडियो शेयर करूंगा। दरअसल फिटनेस चैलेंज का ये सिलसिला शुरू किया था केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। 22 मई को राज्यवर्धन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो पीएम मोदी से प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं और अपने दफ्तर में पुशअप्स करते भी नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट। पुशअप्स के दौरान खेल मंत्री सबसे अपील करते हैं कि वो भी स्वस्थ भारत बनाने की मुहिम से जुड़ें, साथ ही अपना फिटनेस मंत्र भी शेयर करें। राज्यवर्धन ने ये वीडियो शेयर करते हुए 3 लोगों को फिटनेस चैलेंज फॉरवर्ड किया, जिनमें विराट कोहली समेत बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का नाम शामिल। विराट कोहली ने राज्यवर्धन सिंह का यह चैलेंज पूरा करते हुए पीएम मोदी को भी फिटनेस चैलेंज दे डाला। दरअसल पीएम मोदी की फिटनेस और एनर्जी की पूरी दुनिया कायल है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम इस उम्र में भी खुद को इतना फिट और तरोताजा कैसे रखते हैं। हालांकि दुनिया जानती है कि पीएम मोदी रोजाना योग करते हैं। योग दिवस समेत कई मौकों पर पीएम के योग करती तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन विराट कोहली के चैलेंज के बाद अब पूरे देश को इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी अपने फिटनेस मंत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने जब फिटनेस चैलेंज सबके सामने रखा और खिलाड़ियों के सामने रखा तो खिलाड़ी जाहिर सी बात है इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हस्तियां भी कहीं पीछे रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए आपको दिखाते हैं राज्यवर्धन राठौर ने जो फिटनेस चैलेंज सामने रखा, उसे लेकर अलग अलग हस्तियों ने किस तरह के अपने वीडियो सामने रखे। ये है ऋतिक रोशन का वीडियो जो साइकिल चलाते हुए उन्होंने शूट किया और कहा कि अगर दफ्तर जाना है तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। साइकिल उठाइए, अपने घर से बाहर निकलिए, साइकिल करते हुए पहुंच जाइए। और ये देखिए टाइगर श्रॉफ जो खुद अपना फिटनेस रिजीम भी अब आपके सामने दिखाएंगे, उन्होंने भी अपना ये वीडियो जारी किया है। जाहिर सी बात है इस तरह का स्विंग करना आपके और हमारे लिए मुनासिब नहीं है। साइकिल पर चलना तो मुनासिब है, लेकिन तो ये तो हुई बात कि राज्यवर्धन राठौर ने चैलेंज रखा, कई लोगों ने उसके बारे में फिर जवाब दिया और जवाब देने का अंदाज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपने फिटनेस के बारे में अपना वीडियो जारी करेंगे।
लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस फिटनेस चैलेंज को एक अलग तरह के चैलेंज में परिवर्तित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए और खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि फिटनेस की बात तो आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ देश को तमाम अन्य मुद्दों से भी राहत दिलाइए, यानी कि महंगाई और इसके साथ साथ कई और अन्य मुद्दे। क्या ये चैलेंज आपको स्वीकार है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती ट्विटर के जरिए रखी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के इस चैलेंज का जवाब देंगे? अपने काम में थोड़ा सा व्यायाम शामिल कर लेता हूं। आपके फिटनेस का मंत्र क्या है? एक वीडियो बनाइए, पिक्चर खींचिए और सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़ी मुहिम शुरू की तो एक एक कर कई दिग्गज इस मुहिम से जुड़ते चले गए और अब देश की सबसे बड़ी सियासी हस्ती पीएम मोदी ने भी विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। लेकिन पीएम फिटनेस से जुड़ी इस मुहिम से क्या जुड़े, विरोधियों ने उन पर तंज कसने शुरू कर दी। पीएम के विरोध में सबसे पहली आवाज उठाई आरजेडी चीफ लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने पीएम को सोशल मीडिया के जरिए कई गंभीर मुद्दों पर चैलेंज किया। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा, हम आपके द्वारा विराट कोहली का चैलेंज स्वीकार करने के खिलाफ नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं रोकने का चैलेंज भी स्वीकार करें। क्या आप मेरा चैलेंज स्वीकार करेंगे? आरजेडी नेता तेजस्वी के चैलेंज के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीएम के खिलाफ इस मुहिम में कूद पड़े। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, डियर पीएम, मुझे खुशी है कि आपने विराट कोहली का चैलेंज स्वीकार किया है। मेरी तरफ से भी एक चैलेंज है, पेट्रोल के दाम कम करें वरना कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी और आपको दाम कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला खुलकर पीएम मोदी पर हमला करने से भी नहीं चूके। अगर आपको चैलेंज स्वीकार करना है तो देश ने चैलेंज दिया है पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का। वो चैलेंज स्वीकार करिए और कीमतें कम करके दिखाइए। चैलेंज स्वीकार ही करना है तो स्वांग बंद कीजिए। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष जो आपने पैदा करने थे वो पैदा करके दिखाइए। वो चैलेंज स्वीकार करिए। पीएम मोदी ने विराट का चैलेंज आम लोगों को फिटनेस के प्रति एक अच्छा संदेश देने के मकसद से स्वीकार किया था, लेकिन विपक्ष ने इस चैलेंज को नया ही रंग दे दिया। टीम न्यूज़ नेशन। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। न्यूज़ नेशन ने मुहिम के तौर पर यह बात आपके सामने रखी। हमने हमेशा ये पैरोकारी की कि सरकार को जो टैक्स वसूल रही है सरकार हम सबों से पेट्रोल और डीजल के नाम पर, उसे जल्द से जल्द कम करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। लेकिन सरकार के पास अभी कोई नीति इसके बारे में नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब है कि हम एक ऐसे दिशा निर्देश या ऐसी प्रणाली पर विचार करना चाहते हैं जो दूर तक काम आए। सवाल ये उठता है कि आज हम आम आदमी अपनी जेब को हल्कान कर रहे हैं आपके इस नाकामी से। क्या आपकी यह नाकामी हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ रही? आप हमसे पैसे वसूल रहे हैं, आप हमारी जेब में हाथ डालकर हमारे पैसे अपनी जेब में भर रहे हैं। क्या आप इसमें कमी ला सकते हैं? और अगर नहीं ला सकते तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जनता का जवाब जब आएगा तो वही बात होती है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। सर हालत खराब हो गई है सर, मर मर के जी रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। हाँ बहुत दिक्कत होती है, मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत होती है। वॉट लगी हुई है पेट्रोल के कारण। आम आदमी महंगे पेट्रोल का रोना रो रहा है, लेकिन सरकार मौन है। पेट्रोल के नाम पे जो गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बनाया है, ऐसा किसी ने नहीं बनाया है। सब इनके पास सर बोलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या बताना, अभी तो पेट्रोल तो बढ़ते जा रहे हैं, अभी उसका तो कम होना चाहिए था। हमको एक तो पौड़ता नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी टूट नहीं रही। महंगे पेट्रोल और डीजल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है,
लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे, इस बात का जवाब सरकार के पास फिलहाल नहीं है। कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल के दामों में जो इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 19 पैसे का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 77 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर, वहीं मुंबई में अब पेट्रोल की कीमत 85 रुपये 29 पैसे हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल भरवाना लोगों की मजबूरी है, लोग करें भी तो क्या करें। घर का बजट बिगड़ चुका है हम लोगों का, अब क्या करें। अब आना जाना इतनी दूर से पड़ता है तो फिर पेट्रोल मजबूरी है कि लेना। सरकार खाली भाव बढ़ा रही है हर चीज़ में, सीरियस क्या नहीं है, सीरियस ही तो है, इसको सीरियस ही तो कहते हैं हर चीज़ में भाव बढ़ा देना। बजट तो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल जो इतना इसेंशियल कमोडिटी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोल के बगैर होता नहीं। पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से सारे प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं। इस बीच सरकार की तरफ से भी राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में महंगे पेट्रोल को लेकर चर्चा तक नहीं हुई। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता सरकार के बचाव में लगे हैं। एक तरह से देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अपोजिशन की बात मानकर किसी भी तरह फ्यूल पर प्राइस कम कराया तो सारी फलाह बहबूद के काम जो हैं, जितने भी सोशल और जितने भी कहना चाहिए डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी आगाह कर रहे हैं या देश को वार्निंग दे रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं? प्रत्येक क्षण जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, पेट्रोलियम मंत्री इस पर रोज ये कर रहे हैं, कंपनियों से बात भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका समाधान वो निकालेंगे। 36 रुपए के पेट्रोल पर राज्य और केंद्र मिलकर टैक्स के जरिए लोगों की जेब काट रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके कोई भी लोगों को राहत देने के लिए तैयार नहीं। पिछले 10 दिन में देखा जाए तो क्रूड प्राइसेस $74 से $81 तक एक हफ्ते में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अगले हफ्ते 81 से 85 हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता है। तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट था, बिकॉज उसके लिए ट्रिगर था और वो ट्रिगर से एकदम सडन ऊपर आया और वो उस लेवल पे रहा है अभी पिछले 10-15 दिन से, इसलिए उसका इम्पैक्ट आ रहा है। नीति आयोग ने राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट घटाने की सलाह भी दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बीजेपी ने यूपीए सरकार की घेरेबंदी की थी और अच्छे दिनों का सपना दिखाकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में बेतरतीब बढ़ोतरी ने अच्छे दिनों के वादों को कटघरे में ला खड़ा किया है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान जरूर होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, नीति आयोग का एक प्रस्ताव है जो अपने आप में हास्यास्पद कहीं ज्यादा दिखाई देता है। आइए जरा हंसने का मौका ढूंढ लेते हैं महंगाई के जमाने में। पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने का फॉर्मूला नीति आयोग ने सुझाया है। नीति आयोग का कहना है कि ओएनजीसी पर एक विशेष तरह का टैक्स लगाया जा सकता है जो सरकार लगाएगी। टैक्स सेस के रूप में लागू किया जाएगा जो कि सिर्फ ओएनजीसी पर लगेगा, और जब $70 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत होगी तब यह टैक्स लागू हो जाएगा। $70 प्रति बैरल के भाव के ऊपर की कमाई पर ओएनजीसी को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की रकम खुदरा कारोबारी कंपनियों को मदद देने में लगाई जाएगी और राज्य सरकारों से वैट घटाने के लिए कहा जाएगा। 2008 में भी इस तरह के टैक्स लगाने की बात कही गई थी जब उस वक्त यूपीए की सरकार थी, और ब्रिटेन और चीन भी ऐसे देश हैं जो एक जमाने में ऐसा टैक्स लगा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज तेल की कीमतें कम कैसे होंगी, इसके बारे में कहीं चर्चा क्यों नहीं हो रही। नीति आयोग के पास नीतिगत तौर पर कोई फैसला है कि नहीं? अगर 2008 में लिए गए फैसले को आज सही ठहराया जा रहा है तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि यूपीए के लिए गए फैसले ही सही थे और एनडीए सरकार के पास कोई सोच ही नहीं है। लेकिन मूल बात तो यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी बढ़ती रहेंगी। जेब थामे बैठे रहिए, अगर संभव हो सके तो गर्मी बहुत है, घर में बैठे रहिए, न गाड़ी चलेगी न पेट्रोल पर खर्चा होगा। अब घर में बैठिए इसलिए क्योंकि गर्मी का प्रकोप हमारे देश में बड़ा जबरदस्त पड़ रहा है। इतनी जबरदस्त गर्मी है कि क्या कहा जाए, और ऐसे में पानी की किल्लत आप सब रोज झेल ही रहे होंगे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में तो पानी की संकट है ही, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे इलाके जहां पानी का संकट नहीं है, जहां पानी है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मई के इस महीने में ही हिंदुस्तान के कई इलाके अकाल से भी ज्यादा सूखा पीड़ित हो चुके हैं।
इन इलाकों में जमीनें फट चुकी हैं, दरारें आ रही हैं और ये दरारें बताती हैं कि कैसे आज हम अपने पर्यावरण के साथ खेलते हुए अपने पानी के स्तर को कहां ले जा चुके हैं। पीने का पानी मिलेगा नहीं साहब, एक जमाना आएगा जब हम पानी के लिए लड़ेंगे। एक बूंद पानी की कीमत समझनी है तो चले जाइए मध्य प्रदेश के उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर इस गांव में। अगर पीने के पानी का मोल समझना है तो इन तस्वीरों को देखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर एक गांव किदगढ़ की, जहां बूंद बूंद को पूरा गांव तरस रहा है। इस गांव में 500 लोगों की आबादी है और प्यास बुझाने के नाम पर महज एक कुआं, वो भी सूख चुका है। कई फीट गहरे कुएं में 2 लोग नजर आ रहे हैं। पूरा कुआं करीब करीब सूख चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी बचा है उसे निकालने की जद्दोजहद जारी है। कुएं के बाहर लोगों का मजमा लगा है। जिसे पानी मिल जाए वो समझिए कि किस्मत वाला है। इस सूखे कुएं से पानी निकालना इतना आसान भी नहीं है। पानी के लिए जान को जोखिम में किस तरह डालना पड़ता है, ये तस्वीरें ऐसी बात की गवाही दे रही हैं। रस्सी के सहारे लोग इस कुएं में इसी तरह उतरते हैं। अगर रस्सी की डोर टूटी तो जान भी जा सकती है, पर करें तो करें क्या, प्यास बुझानी है। लिहाजा इस तरह जान को जोखिम में डालना मजबूरी है। गर्मी से इस इलाके में पानी के सभी स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। प्रशासन से मदद की गुहार है, पर हर कोई लाचार है। पानी नहीं है, रस्सी से उतरते बढ़ते हैं, पानी सब खारा पानी है, बर्मा भी खारा पानी है। अरे गिर गया वो तो मैं क्या करूं, वो तो परेशानी है तो गिरे, बोलो बच्चे पानी भर के लाओ तो। वैसे सिर्फ एमपी ही नहीं, जम्मू के पुंछ इलाके से भी पानी को लेकर जद्दोजहद की कई तस्वीरें सामने आई हैं। एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। कुएं, तालाब सब सूख चुके हैं। नलकूप से निकलता बूंद बूंद पानी अब आखिरी आस बची है। सरकारी नलों से आने वाला पानी भी अब बंद हो चुका है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं रमजान ने महीने फिर परेशानी बड़ी बुरी हाल है साढ़ा, इसलिए अर्ज कर रहे हैं जो कुछ हो ही सका। ये पूरा दिन धूप में 1 गड़बा पानी का दिन में होता है, और कोई गाड़ी अगर आती है, कोई कम से कम 15 दिन में 1 गाड़ी मिलेगी अगर, और बाकी सब लोग जो है वो पानी कीमती लाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, जून में जला देने वाला मौसम आना अभी बाकी है। जब तपता सूरज और आग उगलेगा तब हालात यहाँ क्या होंगे। एक एक बूंद के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती चली जाएगी। टी न्यूज़ नेशन। ये तस्वीरें, ये लोगों की बातें जो हमने आपको दिखाई, ये तो महज बानगी है, क्योंकि अभी तो जून का महीना शुरू भी नहीं हुआ है। और सोचिए क्या होने जा रहा है हमारे देश में जब बारिश के आसार न के बराबर होंगे, खास करके उत्तर भारत में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में। आइए आपको दिखाते हैं पीने का पानी का संकट आज हिंदुस्तान में कितने भयावह तौर पर हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। भारत में पीने के पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है अगर आप औसतन दुनिया के हिसाब से देखें तो। भारत में भूगत जल स्तर लगातार घटता चला जा रहा है। 2020 तक 21 शहर हिंदुस्तान के ऐसे होंगे जिन्हें डे जीरो की संज्ञा दी जाएगी। डे जीरो का मतलब है पीने का पानी नहीं मिलेगा। जी हां, 21 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जहां पीने का पानी नहीं मिलेगा। 54% जमीन के भीतर का पानी का स्तर कम हो चुका है, यानी कि भूगर्भ में जो पानी है उसका स्तर कम हो चुका है। और 91 बड़े जलाशय हैं जिनमें से 41% पानी ही अब मौजूद है, यानी कि आधे से भी कम पानी बचा हुआ है इन 91 बड़े जलाशयों में। बेंगलुरु की अगर बात करें तो वहां पर तो पानी है ही नहीं, जमीन के नीचे सब कुछ सूख चुका है। दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, जबकि दुनिया का सिर्फ 4% पीने का पानी हिंदुस्तान में उपलब्ध है। ऐसे में हर साल गंदा पानी पीने वाले लोग कितने हैं इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आप सोचिए, हर साल 6 लाख बच्चे गंदा पानी पीकर हिंदुस्तान में बीमार हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई सोच भी रहा है? फेक न्यूज एक ऐसा शब्द जो कि लगातार हर जगह गूंजता रहता है। व्हाट्सएप पर भेजी गई कई खबरें दरअसल फेक न्यूज होती हैं। इसके साथ साथ फेसबुक या तमाम अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भेजी गई कई खबरें फेक न्यूज होती हैं। कई बार कई टेलीविजन चैनलों पर भी जो खबरें दिखाई जाती हैं वो भी गलत होती हैं, बेसिर पैर की होती हैं। इसे लेकर विचार मंथन चल रहा है
और ये अपने आप में होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए जो सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने या सनसनी बटोरने के लिए इस तरह की खबरें परोसते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जरा बारीकी से नजर सरकार रखेगी। सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसके तहत 152 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे में इन तमाम जगहों पर निगरानी रखी जाएगी कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, कौन धुरंधर लोग हैं जो इस तरह की गलत, जाली या फेक न्यूज को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी अब आपके सोशल अकाउंट से भेजे जाने वाले हर पोस्ट पर सरकार की निगाहें होंगी। आप क्या भेज रहे हैं, किस पोस्ट को लाइक या फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग की जाएगी। मोदी सरकार ने एक ऐसी टीम को बनाने का प्लान तैयार किया है जो सोशल मीडिया की स्क्रूटनी करेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय 716 जिलों में एक टीम का गठन करेगा। जिला एग्जीक्यूटिव अखबारों के स्थानीय संस्करणों, केबल चैनलों और लोकल एफएम चैनलों पर भी नजर रखेंगे। ये टीम लोगों में गलत जानकारी फैलाने वाले संदेशों पर नजर रखेगी। फेक न्यूज या संदेश के स्रोत की पड़ताल की जाएगी। ऐसे मामलों में अब सरकार सख्त कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। जिस तरह से सोशल मीडिया चुनाव को प्रभावित करता रहा है, वायलेशन भी सोशल मीडिया के द्वारा काफी ज्यादा हुए हैं, जिसको देखते हुए सरकार गंभीर है और इस पर कदम उठाने के लिए 716 जिलों में अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो पूरी तरह से जो सोशल मीडिया है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्र सरकार के इस कदम को साइबर एक्सपर्ट्स बेहतर कदम के तौर पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि वो उसे पूरा पता लग जाए कि लोगों की मंशा क्या है, वो क्या क्या प्रकार की जानकारी सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर रहे हैं और किस तरीके से उनको अगर एडवांस नोटिस मिल सके कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो उसको वो एडवांस नोटिस लेते हुए कदम उठा सकें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज या फिर भड़काऊ वीडियो की वजह से कई इलाकों में तनाव की खबरें आती रही हैं। खासकर हिंसाग्रस्त इलाकों में कुछ लोग फेक न्यूज के कारोबार में लग जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कानून की सख्ती से कुछ फायदा होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर आशंका भी जता सकते हैं। कदम सराहनीय है, लेकिन इसको लेकर चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है, सेंसरशिप होने की बात हो रही है। सरकार जो है बिग ब्रदर की तरह काम कर रही है। मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट में मैं जो करने वाला हूं उस पर नजर रखने वाली है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग सकता है कि उनकी जो निजता का अधिकार है उसका भी हनन होने वाला है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होने वाला है। तो मुझे लगता है इस प्रपोजल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सरकार को यह भरोसा दिलाना होगा कि उसकी मंशा लोगों की निजता में दखल देना नहीं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में वो लोग ही टारगेट किए जाएंगे जो साजिश के तहत समाज में गलत जानकारियां प्रसारित करते हैं। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है सोशल मीडिया पर एक्शन के लिए और आने वाले समय में इसका फर्क भी देखने को मिल सकता है। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राई बात करते हैं गुजरात की, जहां एक के बाद एक दलित हिंसा की बात सामने आ रही है। अब से महज कुछ ही दिनों पहले हमने राजकोट की एक तस्वीर आपके सामने प्रदर्शित की थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक दलित नौजवान को बांध कर पीटा जा रहा है। शायद दुनिया के किसी कोने में किसी जानवर के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है जैसे आज हिंदुस्तान में दलितों के साथ किया जा रहा है। और राजकोट से एक और तस्वीर सामने आई है। एक दलित युवक की हत्या का यह मामला है जो सामने अब आ रहा है, जिसमें दबंगों ने दलित को निशाना बनाया है। बनासकांठा का यह पूरा क्रम है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान ढोल बजाना था। ढोल बजाने में देरी हो गई तो वहां पर मौजूद दबंगों ने दलितों की इस बेरहमी से पिटाई कर दी। समझ में एक बात नहीं आती कि चाहे ऊना की बात करें या राजकोट की बात करें जहां पर उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला गया था, या आज मौजूदा बनासकांठा की बात करें जहां पर एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने ढोल नहीं बजाया। आखिरकार गुजरात की सरकार करती क्या है? क्या दलित अधिकार संरक्षण के मामले में गुजरात सरकार वाकई में कोई कदम उठाती है या महज दिखावी आंसू या घड़ियाली आंसू की बात है? ये सब कुछ सिर से पांव तक जख्म के निशान। हॉस्पिटल में बेसुध पड़े लाल को देख परिवार वालों का भी बुरा हाल है। मामला गुजरात के बनासकांठा का है, जहां एक और दलित युवक दबंगों की दबंगई का शिकार बन गया। आरोप है कि एक कार्यक्रम में दलित छात्र की बर्बर पिटाई की गई। कार्यक्रम में ढोल नहीं बजाने पर विवाद बढ़ा था।
गांव के सरपंच और उनके बेटे पर मारपीट का आरोप लगा। जख्मी युवक को पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इससे पहले 21 मई को राजकोट में एक दलित युवक को पीट कर मार डाला गया। कचरा उठाने के विवाद में बांधकर उसे रॉड से इतना पीटा गया कि उसकी सांसें उखड़ गई। इस घटना से पूरा देश हिल उठा, बावजूद इसके हालात नहीं बदले। ऐसे में सवाल उठता है कि दलित अत्याचार की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं। 22 मई 2018 ढोलका में सन्नी विवाद में दलित के घर में तोड़फोड़ की गई। 13 मई 2018 बनासकांठा में दलित समाज की बारात में हमला, दूल्हे की पिटाई की गई। 27 फरवरी 2018 साबरकांठा में मूंछ रखने पर दलित युवक को पीटा। ये तमाम आंकड़े तस्दीक करते हैं कि भले ही शहर और तारीख बदल गई हो, लेकिन हालात नहीं बदले। सवाल ये भी कि गुजरात में कितनी बार ऊना जैसी घटनाएं होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। केरल में निपाह वायरस की दहशत अभी कम भी नहीं हुई है कि हिमाचल में नहान नाम के एक वायरस की वजह से दिक्कत होती दिखाई दे रही है। चमगादड़ के मरे होने की खबर फैलते ही पूरे हिमाचल प्रदेश में सख्ता फैल गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर किसी को लग रहा है कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी निपाह वायरस उतना ही कारगर तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा जितना उसने केरल में किया है। निपाह वायरस के खौफ का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। केरल में अब तक इस वायरस की चपेट में 25-30 लोग आ चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के नाहन में 18 चमगादड़ों की मौत के बाद यहां भी निपाह वायरस की दहशत फैल गई। सबसे पहले बात हिमाचल की। यहां सिरमौर जिले के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 18 मरे हुए चमगादड़ मिले। बताया जा रहा है कि चमगादड़ स्कूल के पेड़ पर काफी लंबे वक्त से मंडराते रहते थे, मगर अचानक चमगादड़ों की मौत से लोगों में निपाह वायरस का खौफ पसर गया, जिसके बाद मेडिकल टीम ने सैंपल जुटाकर जांच के लिए भेज दिए। अलर्ट जारी कर दिया है, सूचना जारी कर दी है कि बाहर से आने वालों के ऊपर भी नजर रखी जाए और अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसको जल्दी से जल्दी प्राथमिकता पर देखा जाए। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक कुछ एहतियात बरतकर वक्त रहते इस खतरे से निपटा जा सकता है। इसका प्रिकॉशन लोगों को लेना है। प्रिकॉशन लेने में फिर वही चीज़ आ रही है कि हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप बाज़ार का फल बगैर धोए, बगैर साफ़ किए, अच्छे से धोने के बाद खाएं। अगर आपने उनको वैसे ही रॉ सेवन करना है तो उसमें बीमारियां होने का डर रहता है, पर उन्हीं एरिया में जहाँ पे बीमारी है। वहीं केरल में निपाह वायरस से 2 और मौत हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुँच चुका है, जबकि करीब 1.5 दर्जन पीड़ितों का इलाज अभी भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है, जबकि आम लोगों से पैनिक ना होने की अपील की जा रही है। बीमारी के लिए कहीं कोई डरने की बात नहीं, ये लोकलाइज्ड है, ये एपिडेमिक नहीं है। अभी नए केस कोई उस एक को छोड़ करके जो एक के कारण 13 लोगों की मृत्यु हुई, एक पहले चिन्हित नहीं हुआ था। 18 में से 13 केस चिन्हित हुए थे और 30 लोग अभी मुख्य रूप से वहाँ पर उनको रखा गया, उसमें 17 लोग संदेह के घेरे में हैं। दरअसल सरकार की कोशिश है कि लोगों को अफवाहों से बचाया जाए और उनमें जागरूकता फैलाई जाए, ताकि केरल में फैली इस गंभीर बीमारी से दूसरे राज्यों में अफरा तफरी न मचे। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।